नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ जाते हैं। अब उन्होंने कहा डिफरेंट प्रोटीन हैव डिफरेंट शेप्स डिपेंड ऑन देयर फंक्शन इन लाइफ। उन्होंने कहा डिफरेंट प्रोटीन की डिफरेंट शेप्स होती है, ये डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन हमारी लाइफ के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब नेक्स्ट है ईच टाइप ऑफ प्रोटीन हैव डिफरेंट नंबर एंड टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। उन्होंने कहा हर प्रोटीन के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड होती हैं और उनका नंबर भी डिफरेंट होते हैं, यानी कि हो सकता है किसी प्रोटीन के अंदर 2 अमाइनो एसिड हो, किसी के अंदर 3 अमाइनो एसिड हो। अब इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और साथ में क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। हम सबको स्टडी करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब नंबर 1 है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, और इसके अंदर अमाइनो एसिड जब लीनियर यानी कि बिल्कुल सीधे हमारे पास सीक्वेंस से अरेंज होंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा उसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? उन्होंने कहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर 2 शेप्स आ जाती है। नंबर 1 अल्फा हेलिक्स यानी कि एक हेलिकल शेप होती है। नंबर 2 बीटा प्लेटेड शीट। इसके अंदर ये एक अमाइनो एसिड एक शीट बनती है अमाइनो एसिड की, दूसरी शीट बनती है अमाइनो एसिड की, तीसरी शीट बनती है अमाइनो एसिड की, और आपस में ये अटैच किस तरह होती हैं तीनों शीटें? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, यानी कि बीटा प्लेटेड शीट्स हमारे पास आ जाती हैं। शीट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और हेलिकल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास नहीं, नेक्स्ट है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स इन 3D स्ट्रक्चर, यानी कि हेलिक्स जो सा होता है वो अपने ही वो इटसेल्फ क्या करता है? फोल्ड होना शुरू हो जाता है, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टर्शियरी चेन्स होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, वो क्या करती हैं? आपस में एग्रीगेट करती हैं, ज्वाइन होती हैं और आपस में बेंडिंग वगैरह शुरू कर देती हैं, जिससे हमारे पास जो चेन एक लार्ज प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, जिससे हम क्या कहते हैं? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड हमारे पास होता है न्यूक्लियोटाइड कंबाइन टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में जब कंबाइन करते हैं तो हम लोग उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजीनियस बेस से, फॉस्फेट से और शुगर से। शुगर 2 टाइप्स की होती है, राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोसोम। नाइट्रोजीनियस बेसिस 3 टाइप्स की होती हैं, एडिनाइन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन। और न्यूक्लियोटाइड की हमारे पास एग्जांपल 2 लिखी हुई हैं, न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम और एडिनोसिन फॉस्फेट। अब फंक्शन क्या होता है हमारे पास? हम फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड का। नंबर 1 ये क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि जब बॉडी के अंदर एनर्जी वगैरह ट्रांसफर करनी होती है तो उसके लिए जो मॉलिक्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, नंबर 1 हमारे पास आ जाता है एटीपी, एडीपी और एएमपी। एटीपी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एटीपी के अंदर, एडीपी उससे लो और एएमपी सबसे लो। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक केमिकल मैसेंजर काम करता है, यानी कि मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। उसके लिए जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड यूज़ होता है वो हमारे पास होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कोएंजाइम बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा न्यूक्लियोटाइड फॉर एग्जांपल एनएडी और साथ में एफएडी, ये दोनों क्या करते हैं? एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम, जो सिर्फ किसके साथ काम करेंगे? एंजाइम्स के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच होते जाते हैं तो हमारे पास, अब नेक्स्ट हमारे पास जब क्या सिंगल और डबल स्टैंडर्ड चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो सा होता है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड जो सा होता है वो या सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड होगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड होता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और नेक्स्ट होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? ये मेकअप क्रोमोसोम न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को बनाता है। उसके बाद ये खुद ब खुद रेप्लिकेट भी कर सकता है। इसके अंदर सारी सेल की जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो सी होती है सारी जो सी है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर स्टोर हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या काम करता है? क्योंकि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन किस तरह बनानी है, कि अमाइनो एसिड किस तरह अरेंज होंगे तो प्रोटीन बनेगी। तो आरएनए और प्रोटीन बनती कहाँ पे है? राइबोसोम के अंदर बनती है। एक हमारे पास आ जाता है राइबोसोम है जहाँ पे प्रोटीन ने बनना होता है, और डीएनए वो होता है जिसके अंदर क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन है कि अमाइनो एसिड कैसे अटैच हो तो प्रोटीन बनेगी। तो ये राइबोसोम क्या करता है? डीएनए के पास जाता है, उससे इन्फॉर्मेशन लेता है कि अमाइनो एसिड कैसे अटैच होंगे तो प्रोटीन बनेगी, और उसको ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम को। फिर राइबोसोम के पास वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है और वहाँ पे प्रोटीन जो सी है वो प्रोड्यूस होती है।
नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, वो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है एनर्जी एंजाइम्स के बारे में। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ के ऊपर क्या है। वो हमारे पास सोलर एनर्जी है, यानी कि सन है। अब वो सन एनर्जी जो सी है वो कैसे सारे ह्यूमंस को एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि एनर्जी जो सी है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होती है। नंबर वन है हमारे पास, उन्होंने कहा सन रेडिएटिंग एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी होती है। उसको कौन यूज़ करते हैं? प्लांट्स यूज़ करते हैं। और किसके ज़रिए? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। अब ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये जो जो कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर को आगे से कौन फीड करता है? अब प्राइमरी प्रोड्यूसर को आगे से प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड करते हैं, यानी कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो पौधों को खाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और वो जो क्या करते हैं, वो छोटे वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो क्या नाम है पौधों को खा रहे होते हैं। उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स फीड करते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो उनसे हैं इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि जब ये ख़त्म हो जाते हैं, इनके ऊपर कौन काम करता है? बैक्टीरिया काम करना शुरू करता है, इनको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। डिकम्पोज का मतलब होता है इनको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना शुरू कर देता है। हमें पता है डेथ बॉडी से जो उनसी है बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह जब आने शुरू हो जाए, जब वो क्या काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, तो असल में क्या होता है तब उसके ऊपर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है, यानी कि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। अब ये जो हमारे और क्या करते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट जो है वो सारी की सारी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट जो है वो भी हमारे पास वापस आ जाती हैं इकोसिस्टम के अंदर, और ये हमारे पास एक साइकिल चल रहा होता है। अब हमारे पास सनलाइट से क्या हुआ है, सारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती गई है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। और ये फूड चेन जो है पूरी एक इकोसिस्टम के अंदर चल रहा होता है। अब इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इकोसिस्टम होता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट थ्रू वन वे फ्लो ऑफ एनर्जी। ये कम्युनिटी होती है, यानी कि इसके अंदर हर टाइप की स्पीशी प्रेजेंट होती है, यानी कि इसमें ह्यूमन्स भी प्रेजेंट है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है, इसी वजह से तो हमारे पास जो से वो फूड चेन चल रहा है। अब इसके अंदर ये कम्युनिटी होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, और वन वे फ्लो ऑफ एनर्जी चल रहा होता है। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होता है, हमें पता है हमें जब भी एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अब इस प्रोसेस को, जिससे क्या होता है हमें एनर्जी वगैरह मिल रही होती है, इस प्रोसेस इनको ये किस प्रोसेस के ज़रिए मिलते हैं? केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हमें मिल रही होती है एनर्जी जो सी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। जितने भी एक सेल के अंदर या बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उन्हें टोटली हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इनकी जो एनर्जी आती है वो हमारे पास जो सी है वो टोटल 4 चीज़ों के अंदर यूज़ होती है। नंबर 1 हमारे पास है स्टॉक पीलिंग के अंदर यूज़ होती है। नंबर 2 हमारे पास है ब्रेक डाउन के अंदर यूज़ होती है। नंबर 3 हमारे पास असेंबली के अंदर यूज़ होती है, यानी कि अगर हम लोगों ने 2 सब्सटेंसेस को असेंबल करना होता है, जोड़ना होता है। नंबर 3 एलिमिनेट सब्सटेंसेस, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल के अंदर से बाहर निकालने के लिए हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं। अब एलिमिनेट क्यों करना होता है सब्सटेंसेस को? अब डिफरेंट सब्सटेंसेस को एलिमिनेट क्यों करना होता है? इसकी तीन वजूहत हो सकती है। नंबर 1, सेल के अंदर जो सी है वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, आयंस को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद हमारे पास है उसकी ग्रोथ के लिए। नंबर 3 हमारे पास है रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ सब्सटेंसेस को सेल से एलिमिनेट करना पड़ता है या फिर बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 होते हैं एनाबॉलिज्म, नंबर 2 होता है कैटाबॉलिज्म। जब सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन करती हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी जो सी है वो यूज़ होती है हमेशा। एनाबॉलिज्म में जब भी सिंपल सब्सटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे होते हैं तो एनर्जी यूज़ हो रही होती है। और कैटाबॉलिज्म में जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर सिंपल सब्सटेंस बना रहे होते हैं तो एनर्जी जो सी है वो रिलीज़ हो रही होती है।